अब आ रहा है? अब सही ना? हम्म। अभी आवाज आ रही है? क्लियर बाकायदा? ठीक है। हाँ जी। सो आवाज आनी चाहिए, आवाज आ रही है तो बढ़िया है फिर। अब हम लोग क्लास के सवाल कर सकते हैं सर। कल हमने जहां आपको छोड़ा था वहीं से आपको आगे बढ़ाते हैं। ऑल राइट। हाँ जी। आप जानबूझकर माइक बंद करते हो। एक्चुअली क्या है ना, माइक के कई प्रोसेसेस हैं। माइक ऑन था, एक जो सेटअप है वहां से भी कभी कभी कुछ करना पड़ता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ से बंद है। ठीक है। ठीक है। ओके। सो चलिए क्लास की शुरुआत की जाए। अभी सारा जो ध्यान है तुम्हारा वो अब क्वेश्चंस पे होना चाहिए, क्लास के क्वेश्चंस पे पूरा ध्यान। बाकी कहीं से भी आपका डिस्ट्रैक्शन मैं खत्म कर दूं तो बेहतर है। ठीक है। कुछ लोगों को रोज ये शक होता रहता है कि मैं जो है रिकॉर्डेड वीडियो चला रहा हूं। उनसे बड़ी गुजारिश है, एक सचिन जी का मैं कमेंट पढ़ रहा था अभी सुबह सुबह, तो वो इसी में लगे हुए हैं कि नहीं नहीं सर रिकॉर्डेड को लाइव बना के भेज रहे हैं, आपको पता नहीं है। मैंने कल कमेंट किया था, रिप्लाई नहीं किया इन्होंने। समझे कि नहीं? तो ऐसे भैया सब कमेंट का रिप्लाई कैसे कर सकते हैं यार? समझे कि नहीं? पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है ना, तो बस मजे लो। अब रोज आके कैसे मैं बोलूं कि यार मैं लाइव हूं, मैं लाइव हूं, मैं लाइव हूं, क्या करूं मैं उसके लिए? ठीक है। समझे कि नहीं? तो ये बवाल खत्म कर दो। एग्जामों में कोई भी क्लास कभी भी रिकॉर्डेड को लाइव बना के नहीं चलाया जाएगा, ये मैं आज ही क्लियर कर देता हूं। ठीक है। लाइव के बाद रिकॉर्डिंग बनती है जो आपके रिवीजन के लिए आपके ऐप में आपको मिल जाती है। कोई भी क्लास कभी ऐसी नहीं होगी जो लाइव के नाम पे रिकॉर्डेड प्ले किया जाता है। यहां ऐसा कभी नहीं होता है, यहां ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, कि लाइव चल रहा है और उसमें रिकॉर्डिंग चल रही है, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो ये कंफ्यूजन अपने दिमाग से बिल्कुल दूर कर लो, 100% दूर कर लो। ठीक है। कमेंट्स बेटा हर बार नहीं पढ़े जा सकते सारे, है ना? इतने कमेंट आते हैं तो मिस हो जाता है कई बार मुझे इग्नोर भी करना पड़ता है कमेंट्स को, क्योंकि ना पढ़ाएंगे कैसे? ठीक है। तो बाकी इस विषय पे अब चर्चा नहीं करेंगे कि क्लास लाइव है कि रिकॉर्डेड। क्लास हमेशा लाइव ही होती है। चलो आगे बढ़ो। हाँ जी। पांचवा सवाल देखें। कह रहा थीटा को हम रेडियंस में मेजर कर रहे हैं और जो एंगल है घंटे की जो वो होती है ना सुई होती है, और मिनट की जो सुई होती है, जब 4:36 हो रहा है तो बताओ किस कौन सा एंगल हमारा करेक्ट होगा? तो जरा घड़ी लेते हैं और घड़ी में 4:36 जरा बनाओ। तो आप कहोगे 4:36 की बात हो रही है, तो यहां कहीं होता है ना, ये ऐसे होता है 12, 1, 2, 3, यहां हो गया 4, यहां हो गया 5, यहां हो गया 6। तो जरा समझते हैं कि 4:36 पे क्या हो रहा होगा। तो 36 का मतलब ये हो गया कि जो मिनट हैंड है मेरा, वो ये 6×5 = 30 हो गया। यहां हो गया आपका 7×5 = 35। मिनट हैंड आपका यहां पर होगा ऐसे। और जो आर वाला हैंड है वो कहां होगा? वो कहीं यहां पर होगा। और आपको अगर 4:36 हो रहा है तो यार ये चीज 4:30 से ऊपर है, तो कहीं यहां 4:30 से थोड़ा सा आगे निकल चुकी होगी। तो हमें एंगल्स का भी अप्रॉक्सीमेट आइडिया ही लगाना है, ऐसा नहीं कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है। ठीक है। एक रेंज दी है, उस रेंज को पकड़ लेना है हमको। हाँ जी कि नहीं? ओके। अब बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। क्या एंगल होगा? आपको ये पता है ना कि भाई ये पूरा 360 डिग्री होता है। तो अगर मैं बात करता हूं कि ये दो जो मार्क्स हैं, लेट्स से 12 और 1, इसके बीच में कितना एंगल होगा? 30 डिग्री होगा। तो ऐसे ही अगर मैं देखूं तो ये क्लियर कट है कि ये 60 डिग्री का एंगल है कि नहीं है? यस। ये तो 100% श्योर है कि 60 डिग्री का एंगल है। अब उसके बाद इस 30 डिग्री में हम 15 डिग्री के आगे हैं, मतलब ये एंगल आपका 15 डिग्री नहीं है। और यहां पर आप कितना आगे हो ये भी मैं बता देता हूं आपको। निकाल सकते हैं सारी चीजें, तो परेशान होना नहीं, हम एग्जैक्ट भी निकालेंगे।
बट आपको ये पता लग गया कि भाई वैल्यू जो है मेरी, अगर एग्जैक्ट हम कैलकुलेशन करें किस रेंज में तो कैसे करोगे, ये मैं समझाता हूं। आप कहोगे 60 मिनट में जो आर वाली हैंड है, जो घंटे वाली सुई है, वो 30 डिग्री मूव कर जाती है 60 मिनट में, तो 36 मिनट में कितना मूव करेगी? आप कहोगे 60 36 में निकालना तो कितना होगा? 60 में 30 डिग्री तो 36 में 18 डिग्री मूव कर जाएगी। तो ये पूरा 30 डिग्री है, तो इतना हो गया आपका 12 डिग्री, तो ये हो गया 72। और देखो जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में, ये पूरा 360 डिग्री है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करेगी, तब 60 मिनट में 360 डिग्री, क्योंकि 60 मिनट में एक चक्कर लगाती, तो 1 मिनट में 6 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है ये 6 डिग्री है। 35 के बाद 1 मिनट और 36, तो टोटल जो वैल्यू आपकी आएगी वो 60 12 और 6, यानी ये जो एंगल आपका निकल के आया ये आया 78 डिग्री। कितना आया? 60 12 72 और 6 78 डिग्री आया। सभी को ये बात समझ में आ रही है? अब 78 डिग्री जो है वो कहां है, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। आप कहोगे 2π/5 का मतलब होता है 180 रखो, 360/5 क्या होता है? 72 डिग्री, तो ये 72 हो गया। और 3π/5 की बात करोगे तो ये 36 या 108 डिग्री है। यस, तो क्या ये करेक्ट है? ए ऑप्शन, क्या ए ऑप्शन में लाई करता है? यस। ये क्या है आपका 36 दूना 72 डिग्री, और इस रेंज में मेरा वैल्यू लाई कर रहा है, तो ए ऑप्शन ही चेक करना है, आगे तुमको जाना ही नहीं है। बट फिर भी आगे जाके देख लो कि आगे क्यों गलत है, देखना नहीं है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस की पाई को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप कहोगे π/5 है 36 है, 2π/5 क्या है? 72 है, तो 36 से 72 के बीच में एंगल है क्या? नहीं, एंगल तो 78 है। ये करेक्ट है, तो बाकी तीनों गलत आएंगे ही आएंगे, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो कर लो चेक सर, ऑल विल बी रॉन्ग। तो हमने क्या समझाया आपको कि अगर क्लॉक में ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो कैसे पूछेगा, फिर से देखो। तो आप कहोगे जो आर वाला हैंड है वो क्या होता है? 1 घंटे में 30 डिग्री मूव करता है, क्योंकि पूरा एंगल 360 है। आपको पता है 12 घंटे में ये पूरा चक्कर कंप्लीट करेगा, तो 1 घंटे में 30 डिग्री, 12 घंटे में 360 डिग्री। जो मिनट हैंड है मेरा वो 1 घंटे में पूरा यानी 360 डिग्री मूव करता है। क्लियर है कि नहीं? यस। तो इसी से मैंने कन्वर्जन टूल निकाले कि 60 मिनट 360, तो 1 मिनट में 60 डिग्री का मूवमेंट है किसका? 1 मिनट में 60 डिग्री का मूवमेंट है, सॉरी 6 डिग्री का मूवमेंट है किसका? मिनट हैंड का। ये मिनट हैंड है, जो मिनट वाली सुई है, ठीक है, 6 डिग्री मूव करती है। अगर हम आर वाले की बात करेंगे तो आर वाला जो है 1 मिनट में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1 मिनट में सिर्फ आधा डिग्री मूव करता है, हाफ डिग्री 1 मिनट में, ये आर वाला हैंड। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट में वो 30 डिग्री मूव करता है। तो जब 4:36 दिया हुआ है मुझे, तो मैंने उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर ली। इज इट क्लियर और नॉट? यस, एंड दैट्स हाउ यू कैन गेट द आंसर। ओके, बिल्कुल। इसको चाहो तो आप फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आपको सारे कन्वर्जन टूल पता है, तो आप कन्वर्जन टूल मालूम कर सकते हो कि भाई एंगल क्या बनेगा हमारा। तो जैसा फॉर्मूला भी कुछ लोग लिख रहे हैं, बिल्कुल सही है कि अगर हमें एंगल कैलकुलेट करना है और इसी को हम जनरलाइज कर देंगे तो ये 30h माइनस 11m/2 बनेगा। सिंपल, राइट। जहां पर h की वैल्यू आपकी 4 बनेगी यहाँ, क्योंकि 4:36 है, m की वैल्यू आपको रखनी है 36, तो यहां से भी आप सॉल्व कर सकते हो और आपको एंगल मिल जाएगा। ये सेम जो डेटा है इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं कि 12 बजे एक साथ इन्होंने स्टार्ट किया, और उसको स्टार्ट करने के बाद ये भैया 4 घंटे में कितना चल गई, राइट, और ये तुम्हारा कितना चल गया, और उसके हिसाब से आप एंगल इनके बीच का कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, जरा इसको ध्यान से देखिए, ये कैसे कैलकुलेट करोगे आप। आपने कहा यहाँ 30 इंटू एच है, यहाँ 11 इंटू m/2 है, जरा इसको कैलकुलेट करो और देखो कितना आएगा। तो 30 इंटू एच का मतलब क्या है? 4 घंटे में ये 120 डिग्री हो गया, ठीक है। अगर आर्स की वैल्यू 4 है तो माइनस आप करोगे, और 11m/2 का मतलब है 11 इंटू 36 मिनट दिया हुआ है तो बाई 2 करोगे, तो ये 2 हो गया, ये 18 हो गया। अब आप कहोगे ये 120 है मेरे पास और ये वैल्यू मेरे पास 198 डिग्री है, तो जो हम नेट अंतर निकालेंगे इसका, ये 78 डिग्री आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो, हैंडी फॉर्मूला है। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में जो एंगल बनता है वो इन्हीं का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है, रट डालो,
अगर तुमको कोई दिक्कत हो रही हो तो। सेकंड दिया जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी थोड़ी सी और परेशान हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सेकंड आएगा तो फिर हमें सेकंड का कन्वर्जन देखना पड़ेगा। आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 60 सेकंड में 360 डिग्री मूव करता है, तो 1 सेकंड में कितना मूव करेगा? 1 सेकंड में आपका 6 डिग्री मूव कर जाएगा। लेकिन सेकंड इसलिए नहीं देगा आपको, या तो वो मिनट और सेकंड देगा या आपको आर और सेकंड देगा, आर और मिनट देगा। तीनों के बीच का एंगल थोड़ा ना निकलता है, तीनों के बीच का एंगल एक साथ कैसे निकलेगा, ठीक है। इसलिए आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो मोस्टली मिनट और आर वाला ही आएगा, आप परेशान ना हो, ठीक है। और यही फार्मूला आप याद करके वैल्यू डाल सकते हो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। चले जी आगे बढ़े थोड़ा सा, ओके। देखिए सेकंड के लिए फॉर्मूला आप कैसे बनाओगे मैं बताता हूं आपको, अगर आपको बनाने में इंटरेस्ट है, ठीक है। हर चीज का फॉर्मूला मत रटो, परेशान हो जाओगे। या तो वो बात करेगा मिनट और सेकंड की, मिनट और सेकंड की, या फिर वो बात करेगा आर और सेकंड की। वो तीनों की बात एक साथ कर ही नहीं सकता ना, किसके बीच में एंगल निकालोगे आप, किसके बीच एंगल निकालोगे, राइट। अब आप करो नहीं मेरे को फॉर्मूला बताओ, तो मैं आपको एक चीज समझाता हूं। पहले तो आप ये समझो कि ये फॉर्मूला कैसे आया, हाउ यू गॉट दिस फॉर्मूला। आप कोशिश करो ये पता करने की भाई 4 घंटे में मेरा मिनट हैंड कितना मूव कर गया, कितने एंगल, पक्का पक्का, और आर हैंड कितना मूव कर गया, उसी के अंदर से आपकी वैल्यू आ गई, आई कि नहीं आई? यस, उसी के अंदर से वैल्यू आई। तो अगर आपको मिनट और सेकंड में भी फॉर्मूला रटना है, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, इसलिए मैं लिख भी नहीं रहा हूं, लेकिन अगर आपको लिखना है घर जाके निकाल लो, निकल जाएगा। जैसे ये निकला, ये कैसे निकला मैं आपको हिंट दे रहा हूं। आपको पता है कि आर 1 घंटे में कितना मूव करता है, 30 डिग्री, और 30 तुमको यहां दिख रहा है तो कुछ उसका लेना देना है, ठीक है। दोनों के मूवमेंट से डिस्टेंस निकाली गई है और उसको जनरलाइज कर दिया गया है, बस, ठीक है। दैट्स इट, नथिंग एल्स हैज बीन डन, वेरी सिंपल, है कि नहीं है? यस, समझ आ रहा है कि नहीं मेरी बात? तुम ट्राई कर लेना, बट हर चीज़ का फार्मूला मत रटो, कंफ्यूज हो, इधर का उधर कर दोगे बवाल हो जाएगा। आप ये ध्यान रखो कि 1 सेकंड में कितना चलेगा, 6 डिग्री। तो कोई सवाल अगर सेकंड का आएगा तो कर लोगे आप, ऐसा कुछ नहीं है, परेशान मत हो, ओके। हर चीज़ का फार्मूला मत रटो। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बता दो, तो छोटा बच्चा भी बता देगा। कैसे बता देगा बताओ, छोटा बच्चा कैसे बताएगा? वो कहेगा ये होता है 1/2, ये होता है √3/2, ये होता है 1/√3, और ये क्या होता है √3। अब वो क्या करेगा, 2√3 एलसीएम ले लेगा, 2√3 करेगा तो यहाँ √3 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ 2√3 × 3 6 आ जाएगा, 6 2 8 3 11, 11 प्लस √3 हो गया बटे 2√3 होगा, ये ऑप्शन आंसर। देखो मैंने शब्द बोला आपने सुना ही नहीं, आंसर का निगेटिव और पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं है, आंसर का डिफरेंस देखना होता है, ठीक है। निगेटिव पॉजिटिव इसलिए आता है कि मिनट की सुई जब आगे होगी तो निगेटिव आएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप आर का मूवमेंट माइनस मिनट का मूवमेंट लिख रहे हो। तो डेफिनेटली अगर मेरा मिनट हैंड ज़्यादा चल चुका है, जैसे 4 घंटे 36 मिनट है, तो निगेटिव आएगा। आपको मैग्नीट्यूड लेना है। राजवीर कह रहे हैं 4:36 पे आर हैंड स्लाइटली ग्रेटर देन 4 होगा, तो 4 × 30 कैसे? बेटा ये फार्मूला है, वो सब एडजस्ट करके लिखा गया है। वो जो 11m/2 है तुम्हारा, उसमें वो 36 मिनट का एडजस्टमेंट हो चुका है, वो नेट फार्मूला है, समझे कि नहीं? इट्स ए फार्मूला, तो उसमें वो सारा एडजस्टमेंट हो गया है। तो फार्मूला मिला कि भाई अगर 4 घंटे तो एच की वैल्यू 4 डाल दो, 36 मिनट है तो एम की वैल्यू 36 डाल दो, वो एडजस्टेड फार्मूला है। तो ये मत देखो कि एच की वैल्यू को हम 4 घंटे 36 मिनट लिखेंगे, 4 × 3/5 लिखेंगे, ऐसे नहीं लिख सकते। मैंने बोला मैग्नीट्यूड, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड लेना है आपको, डिफरेंस लेना है, डिफरेंस में साइन नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन में साइन होता है, ठीक है। ये देखो 405 405 765 765। सबसे पहले जब भी एंगल आपके 360 डिग्री से बड़े हों तो सब में से 360 ऐसे ही घटा दो, 360 यहाँ से घटा दो तो ये बनेगा sin45। यहाँ से क्या बचेगा, sin45, क्योंकि आपको पता है कि 360 के बाद वो साइकिल रिपीट हो जाती है, क्योंकि सर्कुलर याद है, सर्कुलर नेचर।
765, इसमें 360 घटा दो, आप कहोगे इसमें 720 घटा सकते हैं, 720 घटा सकते हैं इसमें से, तो ये आ जाएगा cos 45। 360 का कोई भी मल्टीपल आप घटा सकते हो, ये भी वैल्यू हो गई आपकी साइन सेक 45। अब क्या है सवाल में, कुछ नहीं है, ये वैल्यू है 1/√2, एक्चुअली में ये 1/√2, ये 1/√2, ये 1/√2, तो ये हो गया 3/√2 प्लस √2, तो ये हो गया तुम्हारा 5/√2। 5/√2 कहीं है, कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? 45 ही तो है, 720 45 45 सेक 45, सेक 45 √2 होता है, cos 45 3/√2 प्लस √2, 5/√2 ही आ रहा है यार, कहीं लिखा है ये चीज़, कुछ गड़बड़ लिखा मैंने इसमें, डी आ रहा है कैसे? अच्छा ये कोसेक था, मैंने इसको कॉस लिख दिया ना, हाँ ठीक है, तो इसलिए सारा गड़बड़ हो गया, इसको कोसेक करने दे, कॉस नहीं है, कोसेक 45 है, बिल्कुल सही बात है, अब करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 बार ये हो गया 1/√2, तो 2/√2 हो गया, और 2 बार ये हो गया 2√2, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई 3√2। अब 3√2 यहाँ लिखा हुआ है, ये √6 को √3 से काटोगे √2 बनेगा, 3√2 यहाँ लिखा हुआ है, अब सही है, बहुत अच्छे, ओके, समझे कि नहीं? हाँ जी, कोसेक 45 था, बिल्कुल सही बात है। सीट उपलब्ध हुआ है क्या अंजलि? अंजलि के बारे में लोग बहुत पूछते रहते हैं, ठीक है, अंजलि क्लास में क्यों नहीं आई? और अंजलि अगर लड़का होगा तो ठीक है, कोई भरोसा नहीं है बेटा, कोई भरोसा नहीं है। हम सोच रहे हैं एक सर्विस शुरू करें कि लोगों का जो क्लास में नाम है वो आप हमसे पूछो कि ये लड़की है कि लड़का है, खैर हम भी नहीं बता सकते हैं क्योंकि हमारे बैकएंड में उन्होंने फोटो डाली नहीं होगी और नाम ही लिख रखा होगा अंजलि, तभी यहाँ अंजलि दिख रहा है, तो हम भी नहीं जान पाएंगे। यस, वी कांट डू एनीथिंग, वी कांट हेल्प यू। आई थॉट कि उन्होंने ऐप में शायद सही डाला होगा डिटेल, तो तुम्हें हम बता पाएंगे, बट हम नहीं बता सकते। चलो एनीवे, जैसे ही आपको वैल्यू दिखे कि ये वैल्यू 360 डिग्री से बड़ी है, 3 बार माइनस कर दो इसको, ओके, हाँ जी, तो ये हो गया tan 360 का 3 गुना 1080 होता है, तो इसमें 3 साइकिल्स माइनस कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू, 1080 माइनस करोगे tan 45 बन गया। यहां क्या माइनस करोगे आप? 720 माइनस करोगे, और अगर यहां 720 माइनस करोगे तो जरा बताओ ये वैल्यू कितनी आएगी? आप कहोगे cot 225 आएगा। यहां क्या करेंगे हम? यहां पर हम 360 माइनस कर सकते हैं, तो 360 अगर आप माइनस करोगे तो ये tan 315 आ जाएगा, और ये वैल्यू हमारी है cot 135। अब tan 45 एक होता है, cot 45 या तो एक होगा या -1 होगा, तो आप कहोगे ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ASTC। यहां tan पॉजिटिव होता है, cot भी पॉजिटिव होता है, तो ये +1 ही रहेगा, क्योंकि इसका लेना देना 45 डिग्री से ही होगा। 225 क्या बनेगा? 180 + 45। अब वो tan रहे या cot रहे, वैल्यू तो एक ही होगी, प्लस हो गया माइनस हो गया, देख लो, tan और cot दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, दोनों पॉजिटिव होते हैं। प्लस tan 315, tan 315 क्या होता है? कौन सा क्वाड्रेंट है? 270 के बाद चौथा क्वाड्रेंट आ जाता है। चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, और लेना देना इसका किससे होगा? 45 से ही होगा, 270 + 45 है ये, और कॉट 135 तो -1 होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है। तो कुल मिला के जो वैल्यू आपकी आई वो आई 2 इज द आंसर। ए वाले ए गलत है, 2 करेक्ट है यहां पर। ये दोनों -1 हो गए, और ये दोनों +1 और +1 हो गए, तो +1 और +1 2 होता है, राइट? जीरो नहीं करने का, एग्जाम में धोखा हो जाएगा, ओके। कुछ ऐसे नाम ले रहे हैं सर जो चैट में दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो उधर है, उनका चैट दूसरा है, तुम अपने चैट में मस्त रहो, ठीक है। मर्ज कर दें चैट क्या तुम लोग? कर दें,
करवा देंगे, चिंता मत करो, ताकि तुमको सारे नाम दिखने लगे कुछ दिनों में। अल्फा 60 डिग्री है, बीटा 30 डिग्री है, गामा 225 डिग्री है। आपको बताना है कॉस क्यूब अल्फा साइन क्यूब बीटा माइनस कॉट क्यूब गामा प्लस 3 साइन बीटा। ये तो बहुत ही बड़ा सवाल लग रहा है यार। सवाल बड़ा है बट आसान इसलिए क्योंकि अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू हमें पता है, दिया हुआ है, तो रख देते हैं यार। कॉस क्यूब अल्फा, कॉस 60 डिग्री क्या होता है 1/2, तो आप कहोगे 1/2 का होल क्यूब हो गया। साइन क्यूब बीटा है, बीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो साइन 30 भी 1/2 होता है, तो 1/2 का होल क्यूब हो गया। माइनस, तो कॉट 225 की वैल्यू अभी देखी हमने, ASTC याद है, ASTC। इस क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है। 225 का मतलब 180 प्लस 45 है। अब वो चाहे tan बने या कॉट बने, वैल्यू तो एक ही आएगी ना, तो यहां पर लिखोगे आप 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू साइन बीटा, साइन बीटा 1/2 इंटू कॉस अल्फा 1/2 कॉस 60 tan गामा इज 1। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट tan पॉजिटिव 1 हो गया, तो ये वैल्यू आपकी होगी 1/8 1/8 1/4, तो 1/4 ये हो गया, माइनस 1 हो गया, और यहाँ पर वैल्यू आपकी आ गई प्लस 3/4। तो 3/4 1/4 क्या हो गया, 0। आंसर आ गया, आंसर हो गया आपका ये ऑप्शन। ओके, हाँ जी, 0 आ गया उत्तर। सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई समस्या नहीं? ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वां सवाल देखिए। ये सवाल थोड़ा सा बहुत बड़ा सा लग रहा है बट इतना बड़ा है नहीं, क्योंकि सवाल में ऑप्शंस लेकिन खतरनाक हैं। ऐसे सवाल मीन्स में आएंगे तुम्हारे तैयार रहो। ये जो वैल्यू दी है, कह रहा बताओ एक इंटीजर है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इंटीजर है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मतलब समझ रहे हो कि कुछ इस तरह का नंबर है 3 एक इंटीजर है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये कह रहा है ये नंबर इस टाइप का नहीं है, 4 टाइप का, क्योंकि 4 होगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। रेशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है। रेशनल नंबर है इंटीजर नहीं तो मतलब इस टाइप का कि 3/2 टाइप का है, इंटीजर नहीं है कि 1 2 3 टाइप का है। तीसरा कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, मतलब इस टाइप का है, 4 है 9 है 16, इस टाइप के नंबर हो सकते हैं। और एक कह रहा है इरेशनल है, अपरिमेय तो आप जानते ही हो कि पाई है √3 है, इस टाइप के नंबर हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन टाइप्स हैं जो आपको समझना है और ये पता करना है कि क्या होगा। अब इस सवाल में थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। कई लोग कहेंगे कि सर ये कैसे निकाल पाएंगे हम लोग, ये तो बड़ा खतरनाक सवाल है, बट ऐसा नहीं है। इसको जरा देखते हैं क्या है। आप कहोगे यहाँ 150 है 152 है, लिखो। पहला जो टर्म है बेटा वो 1/2 है, लिख लो। दूसरा जो टर्म है वो 2 कॉस स्क्वायर 45 है। कॉस स्क्वायर 45 1/2 होता है तो वहां से 1 मिलेगा आपको, 1 लिख लो। 3 साइन 30 है, 3 साइन 30 3/2 होता है, वो लिख लो। फिर अगला टर्म देखो, 4 कॉस स्क्वायर 45 है, जाहिर सी बात है इसका डबल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या है 1 3 फिर 5 बनेगा, 5 बनेगा तो ये वैल्यू 5/2 हो जाएगी। और ऐसे करके आप डॉट डॉट करके चलते जा रहे हो, कहां तक आप गए हो इसको हम समझते हैं। और इसको समझने की जरूरत वैसे है नहीं, नहीं समझेंगे, ठीक है। इफ यू आर इंटरेस्टेड आई कैन से हम 9 तक गए, राइट, क्योंकि आखिरी वैल्यू 9 के बराबर है। अब जैसे ही आप इसको देखोगे कुछ समझ में आएगा आपको कि ये आधा है, ये 1 है, 1.5 है, 2 है, 2.5 है। तो आप कहोगे हर एक टर्म पिछले टर्म से 0.5 ज्यादा है, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर, डी। ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, यह है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो अगर ये समांतर श्रेणी है और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कई लोग नंबर ऑफ टर्म्स निकालने में ऐसे सवालों में झेल जाते हैं, जबकि है बड़ा आसान। कैसे? नंबर ऑफ टर्म्स आपको यही दिख रहे हैं, यहां इसके साथ 1 इंटू है, फिर अगले में 2 इंटू है, फिर 3 इंटू है, फिर 4 इंटू है, फिर 5 इंटू है, 7 इंटू है, चलते 18 इंटू है। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना बेटा, ये 18 टर्म्स हैं, ये सीधा पहले ही दिख रहा है, पहले ही दिख रहा है कि 18 टर्म्स हैं। तो अगर 18 टर्म्स हैं तो हमें 18 टर्म्स का सम निकालने की जरूरत है। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, 0.5 है। आप कहोगे 152 बनेगा। तो अगर 18 टर्म होते हैं तो देखो एपी के सम का फॉर्मूला एक ये होता है,
इसको हम ऐसे बोलते हैं कि अगर कोई एपी दिया हो जिसके नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता हो, तो ये एफ टी का मतलब फर्स्ट टर्म, एल टी का मतलब लास्ट टर्म, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म आपके एपी का फॉर्मूला होता है। तो आप कहोगे पहला 18 टर्म से, तो हम कहेंगे 18/2, और यहाँ आपका आएगा फर्स्ट टर्म और यहाँ आपका आएगा लास्ट टर्म। तो ये आपके एपी के सम का फॉर्मूला हो गया। तो आप कहोगे ये मेरा 152 है और यहाँ पर 9 है और यहाँ पर आपका 9 दूनी 18 1 19 है और ये वैल्यू 19/2 है। ठीक, अब 2 से अगर हम काटेंगे तो ये 76 बनेगा और 76 19 चौके 76 होता है। तो आपकी जो वैल्यू बनेगी ये बनेगी 19 का स्क्वायर, ये 19 यहाँ चला गया और ये 9 चौके 36 बनेगा जो कि 6 का स्क्वायर है। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? यस, दोनों पार्ट अगर परफेक्ट स्क्वायर हैं तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 114 का स्क्वायर बनेगा जो कि एक इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, वाओ क्या सवाल है, मजेदार, मजेदार है कि नहीं है? यो मैथ्स का कौन सा बुक ले, मेरी किताब आ रही है 10 दिनों में खरीद लेना, 10,000 क्वेश्चन की, 10,000 क्वेश्चन, 10,000+ बुक आ रही है अति शीघ्र। समझ आया? ए सी ऑप्शन, ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, या ठीक है। सारा में 0.5 कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, उससे भी सवाल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 0.5 1/2 कॉमन ले लोगे तो बनेगा 1 2 3 4 5 6, नेचुरल नंबर्स बन जाएंगे, उसका सम निकाल सकते हो। तो 152 ले लो, आप 2 बाहर निकाल लो, तो ये 1 + 2 + 3 ऐसे करके बनेगा और ये वैल्यू 18 तक आ जाएगी। फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 76 इंटू 18 इंटू 19/2, और जब आप इसको ऐसे लिखोगे तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी और 2 से जब आप काटोगे तो यहाँ बन जाएगा आपका 38, बना 38 दूना 76। फिर आप 19 का स्क्वायर, फिर से सेम चीज़ हो जाएगी, 19 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर आ जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा जो आपको चाहिए। तो ये भी बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, कह रहा है बताओ इसमें कौन सा करेक्ट है। तो कौन सा करेक्ट है ये लगाने के लिए हमें ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो जरा निकालते हैं। ए की वैल्यू cos 30 है, cos 30 का मान होता है √3/2 और sin 45 जो दिया हुआ है आपको उसका मान होता है 1/√2 बटे नीचे दिया है sin 60, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस 1/√2, यह है। ठीक, अब इसको यार सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और फिर बी को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और दोनों की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो जरा निकालो और बताओ क्या आने वाला है। तो इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको दिख रहा है ये वैल्यू बनेगा √6 + 1 बटे √6 - 1 बनेगा। ऐसा कुछ बनेगा क्या, बताओ? 2√2 लिया, आप कहोगे नहीं, ये बनेगा सिंपली, हाँ ठीक है, √6 तो ठीक है, √2 ये 2 है ना आपका, तो √3 ही रहेगा, सॉरी गलत लिख रहा हूँ, √3 + 2 बटे √3 - 2 माइनस √2 ऐसा बनेगा। क्योंकि यहां से 2√2 अगर एलसीएम बनेगा या √2 एलसीएम बनेगा, क्या बनेगा? एलसीएम 2 ही बनेगा, बस 2 एलसीएम बना आपका, 2 एलसीएम में ये √3 रह जाएगा और ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, सिंपली ये वैल्यू हमारी √2 टाइम्स हो जाएगी। तो ऐसा आया। अब इसको आप रेशनलाइज करो, रेशनलाइज करोगे तो 3 + √2 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, और 3 + √2 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपकी वैल्यू निकलेगी। तो ज़रा वैल्यू निकालो। तो 3 + √2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो यहाँ 1 बनेगा और ये वैल्यू बनेगी हमारी 5 + 2√6, ये हमारा ए हो गया, ये ए की वैल्यू है 5 + 2√6। अगर हम बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, तो देखिए, तो बी की वैल्यू को कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। जो हमारा बी है वो हमारा है कोसेक 45√2, tan 45 1, sec 45√2, cot 45 -1। ये रेशनलाइज जब आप करते हो ऐसे √2 + 1 √2 - 1 से, अलजेब्रा पढ़ोगे तो आपको ये एक्सप्रेशन याद रहेगा। ठीक है, कि भाई इसका रेशनलाइज करेंगे तो √2 + 1 का होल स्क्वायर ही बनेगा। बट एनीवे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 2 - 1 बन जाएगा, यहाँ आपकी वैल्यू 2 + 1 + 2√2 बनेगी परफेक्ट स्क्वायर करने पे। तो ये वैल्यू आपकी आ गई 3 + 2√2। अब मुझे देखना है कौन सी वैल्यू बड़ी है। बहुत सिंपल है, यहाँ जो पहला टर्म है 5
वो 3 से बड़ा है, और 2√6 2√2 से बड़ा है। सिंपल, 2√6 2√2 से बड़ा है, दिख रहा है क्योंकि √6 √2 से बड़ा है। तो ए हमारा जो है वो बी से बड़ा है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन क्या लेस देन 0 है? नहीं, तो आप ये स्टेटमेंट नहीं लगाओगे। लेकिन अभी कुछ बातें और भी की गई हैं कि ए हमारा 2b से बड़ा है, या कह रहा है हमारा जो 2b है वो ए से बड़ा है। ये गलत इसलिए ना पता है क्योंकि लिखा हुआ है कि ए लेस देन 0 है, तो ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। हमें इन दोनों में पता करना है जब ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो जरा बताओ इन दोनों में करेक्ट क्या है? ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है आपका। तो हमें भैया 2b पहले निकालना पड़ेगा। तो जब हम 2b लिखेंगे तो 2b की वैल्यू आई 6 प्लस 4√2, ये होगी हमारी 2b। और a हमारा क्या है? a हमारा है 5 प्लस 2√6। अब बहुत ध्यान से देखते हैं, आंसर तुरंत आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 1.414 होता है तो ये 5.6 के आसपास हुआ। √6 की वैल्यू क्या होती है, कोई बताएगा? ये लगभग 2.5 से कम ही होता है, राइट? 2.4 से 2.5 के बीच में होता है। तो अगर आप इसको 2.4 से 2.5, ये वैल्यू तुम्हारी कितनी हो गई? 11.6 हो गई। और ये जो वैल्यू आपकी आएगी, अगर बेस्ट केस भी लोगे तो ये वैल्यू 5 से छोटी ही है। तो ए जो हमारा है वो 2b से छोटा है। ए हमारा जो है वो 2b से छोटा है, तो आंसर हो गया हमारा बी। बी इज द राइट आंसर। तो बुक, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया। ओके, सवाल है, कंपैरिजन है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का कोई खतरनाक कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं हो रहा है। सिर्फ वैल्यूज रखनी है, वैल्यू रख के ए और बी निकालना है और कंपेयर करके बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। एंड इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सवाल है। मैंने कहा 2√6 5 से छोटा होगा क्योंकि 2.5 जो है उसका स्क्वायर 6.25 होता है। ओके, चलें जी आगे बढ़ जाएं क्या? यस, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ये वैल्यू है, इसको निकालो। ये वैल्यू है, इसको निकालो। आपको कैसे निकालें यार? 25π/6, 13π/4 निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो वैल्यू है बहुत ध्यान से देखना, यह है साइन ऑफ 4π + π/6, यह है कॉस ऑफ 2π + 5π/4। ओके, ध्यान से देखना इसको बहुत इत्मीनान से। 2π हटा दिया, फिर आपकी 7π/3 है, उसको हम लिख सकते हैं प्लस कॉस ऑफ पाई प्लस 2π + π/3, और ये है आपका साइन ऑफ 8π + π/2। देयर आर अदर वेज ऑल्सो कि हम इसको आइडेंटिफाई करें। देखो, मैंने आपको बता रखा है कि जब भी साइन के अंदर 90 का ऑड मल्टीपल होगा तो ये वैल्यू 1 होती है। पता है आपको? 90 का ऑड मल्टीपल साइन के केस में 1 होता है। क्लियर है कि नहीं? यस, होता है कि नहीं? आप कहोगे हाँ ऐसा ही होता है। अरे यार, ये चैट इग्नोर्ड वाले लोग परेशान कर दिए, पढ़ाने ही नहीं देते हैं। जयंत जी क्या दिक्कत है बताओ? समझाएं यार कि चैट पढ़ें बैठ के। सवाल को वैसे भी धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं मैं। 36 मिनट मैंने कितने सवाल कराए हैं बताओ आप? जो सवाल टाइम लेने वाला है उसमें टाइम भी दे रहा हूं। आप बार बार अगर मैं चैट पढ़ूंगा तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा फिर। ऐसा मत करो, मेरी मजबूरी भी थोड़ा समझो। आप एक चैट करते हो तो आपको लगता है मेरा चैट क्यों नहीं पढ़ा गया, पर यहां एक ही चैट थोड़ा ना आ रहा है। समझे कि नहीं? और जब मैं इधर होता हूं तो मुझे चैट नहीं दिखता है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। कई लोगों को लगता है कि मैं इधर देख रहा हूं तो भी मैं चैट क्यों नहीं पढ़ रहा हूं। मैं नहीं पढ़ सकता हूं, मेरे पास आंख दो ही है यार। कैसे पढ़ूं आपका चैट? कैसे पढ़ूं बताओ? ऐसे हूं तो मैं कैसे चैट पढ़ूंगा? लेकिन आप जब चैट करो तो आपका फोकस सिर्फ ये है कि मेरा चैट क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है, मेरे को समझाना है, सिखाना है। इधर रहूंगा तो कैसे पढ़ाऊंगा? तो जैन जी प्लीज माफ करिएगा मुझे। थोड़ा समझो, थोड़ा सेंसिबल बनोगे तो हम क्लास को अच्छे से चला पाएंगे, वरना कैसे चलाएंगे यार?
अब जो सामने आपकी चीजें लिखी इसको समझो। मैंने कहा था कि पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। तो जब आप 180 के इवन मल्टीपल ले रहे हो तो मतलब क्या कर रहे हो, एक कंप्लीट साइकिल है वो। तो यहां ये जो 4 पाई है, 2 पाई है, 2 पाई है, 8 पाई है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। इसको आप हटा सकते हो, यू कैन रिमूव देम, हटा दो। अब आपके पास जो वैल्यू बची है ये आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, क्लियर और नॉट? साइन पाई बाई 6 जो मेरा होता है, साइन पाई बाई 6, ये क्या होता है आपका, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री आपका 1/2 होता है। यहां पर वैल्यू है 5 पाई बाई 4, 145 के 45 इंटू 5 225 हो गया। अब कॉस 225 कहां मिलेगा, यहां पर मिलेगा। कॉस 225 आपका यहां पर, ऑलराइट, समझ में आएगी नहीं? कॉस अगर 225 है तो ये इस कोऑर्डिनेट में आगे कि नहीं, ASTC, और ASTC यहां सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। कॉस अगर यहां नेगेटिव होता है और 225 है तो बनेगा तो 45 डिग्री, चाहे साइन बनेगा या कॉस बनेगा। और अगर साइन और 45, ओके, क्लियर नॉट? ध्यान से देखना, जब तक ये 225 डिग्री आपको यहां दिया हुआ है तो या तो साइन 45 बनेगा या कॉस 45 बनेगा, कन्वर्ट होके, क्लियर नॉट? और जैसे ही साइन 45 या कॉस 45 बनेगा उसकी वैल्यू 1/√2 हो जाती है। और मुझे पता है कॉस यहां नेगेटिव है तो ये वैल्यू -1/√2 हो जाएगी। कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू -1/√2 हो गई, नेगेटिव है। फिर कॉस π/3 मेरा, अगर मैं बात करता हूं कॉस π/3 की, तो जरा बताओ कॉस π/3 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 हो गया। कॉस 60 आपका 1/2 होता है, और यहां तो ये 1 हो ही चुका है आपका। तो जो आपकी फाइनल वैल्यू आई y 1/2 - 1/2√2, तो यहां पर हो गया आपका 2√2, ये हो गया आपका √2 - 1। √2 - 1/2√2 आप कहोगे किसी ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ है, दिया हुआ है। इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 4 आ गया, और ये वैल्यू आपकी बन जाएगी 2 - √2/4। आंसर हो गया C। ओके, लिख दिया। अब बताओ क्या क्या डाउट्स हैं तुम्हारे सबके, बोल दो, वेट करता हूं। ओके, तो ऐसा कर लेते हैं कि सवाल खत्म करने के बाद पूछ लेते हैं आपसे कि बताओ क्या प्रॉब्लम है। ओके, ओके, तो इस सवाल की सबसे खास बात यह है जो आपको समझनी है कि जो भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे हैं उसमें 4 क्वाड्रेंट रिपीट करने के बाद सेम चीज वापस आ जाती है। 360 डिग्री चलने के बाद ये 360 डिग्री क्या होता है, 2 पाई, या फिर इसको 4 पाई बोल सकते हैं, या फिर इसको 6 पाई बोल सकते हैं। तो पाई का जो इवन मल्टीपल है 180 इंटू 2 360, 180 इंटू 4 720, इसका मतलब होता है कंप्लीट साइकिल पूरी हो चुकी है। तो जो उसके अलावा है वही आपको वैल्यू देने की काबिलियत रखता है। ओके, वही वैल्यू देने की काबिलियत रखता है। क्लियर और नॉट, समझे कि नहीं? इसलिए मैंने क्या किया है, सब में से पाई की जैसे 4 पाई हटा दिया, यहां से 2 पाई हटा सकते, 2 पाई हटा दिया, यहां से 2 पाई हटा दिया, यहां से 8 पाई हटा दिया। ठीक है, और हमने सारी वैल्यू को निकाल दिया। 4 पाई सब में नहीं हटा है, जहां जहां जितनी अवेलेबिलिटी है उतना ही हटाओगे ना। कोई 1 राउंड लगा चुका है, कोई 2 राउंड लगा चुका है, कोई 3 राउंड लगा चुका है, तो उसके हिसाब से हम चीजों को हटा रहे हैं, है ना? जैसे हमने यहां 4 पाई हटा दिया क्योंकि यहां 2 पाई की 2 साइकिल पूरी हो चुकी है। हमारे पास जो मौजूद है वैल्यू वो 25 पाई बटे 6 है। तो डिवाइड करोगे तो 4 पाई सीधा सीधा मुझे दिख रहा है, तो मैंने उसको हटा दिया। यहां पर मुझे क्या दिख रहा है, 13 पाई बटे 4 है, तो मुझे पता है ये 4 इंटू 3 पाई प्लस है। तो 3 पाई इज नॉट ए कंप्लीट साइकिल, हमें इवन मल्टीपल देखना है। तो हम कहेंगे हमारे पास 2 पाई पूरा पूरा मौजूद है, प्लस 4 पाई 5 पाई बाई 4 है। तो ऐसे लिख दिया हमने, और इस तरह से हमारी वैल्यू सॉल्व होकर आ गई। ठीक है, कॉस वाले में 3 क्यों बाहर नहीं निकाला? 3 निकाल के आपको कंप्लीट साइकिल नहीं मिलेगी, निकालना है तो 3 निकाल लो। तो दैट इज नॉट ए कंप्लीट साइकिल। तो मैंने पहले 2 ही निकाला है और फिर मैंने लिख दिया कि 2 के बाद इतना बचा हुआ है। तो इसको अलग से रिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो आप हटा सकते हो वो क्या है, दैट इज एक 2 पाई की कंप्लीट साइकिल, या एक 4 पाई की, मतलब 2 साइकिल्स हो गई, 6 पाई हो गया तो 3 साइकिल्स हो गई। वो हटाने के बाद रेपिटेशन होता है ना, कि साइन का साइन रह गया, कॉस का कॉस रह गया, सेम चीज वहीं पहुंच गए।
तो इसलिए ये वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा सवाल है ना, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसकी वैल्यू आपने निकाल के बता दी कि आपका मान क्या आने वाला है, ठीक है। इतना जल्दी कन्वर्जन नहीं हो पाता है। देखिए कन्वर्जन तेज तब होगा जब आप सही से चीजों को समझ जाओगे, जो मैंने कल सिखाया है। आप कल जो मैंने आपको क्वाड्रेंट दिखाया, साइन दिखाया कल परसों, जब भी वो चीजों को बहुत गहराई में उतर के सीखो। जैसे मैं बोल देता हूं 225 होगा, तो मुझे दिखता है कि यहाँ कॉस नेगेटिव है। अब कॉस नेगेटिव है, इसके बाद जब आपको 225 डिग्री दिखता है तो 225 आपको पता है 180 प्लस 45 होगा, ये भी पता है आपको। अब इसका लेना देना 45 से है, साइन नेगेटिव है। अब 180 प्लस 45 कॉस के अंदर अगर मौजूद है, अब वो चाहे कॉस रहे चाहे साइन हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो 225 जैसे मैं देखता हूं, मैं तो खुश हो जाता हूं कि मुझे सिर्फ साइन चाहिए। साइन माइनस है तो 1/√2 वैल्यू होगी, क्योंकि कॉस साइन बन रहा है कि कॉस साइन नहीं बन रहा है, कॉस ही रह रहा है, उससे कोई फर्क ही नहीं है जब बात 45 डिग्री की हो रही है। तो समझ रहे हो कि नहीं? तो आप इसको बहुत तेज सोच पाएंगे, थोड़ा सा समय लगेगा इसको क्लियर करने में, पूरा जी जान लगा दो। रटना कुछ नहीं है, सारा प्रोसेस के साथ ही आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 13 को बहुत ध्यान से आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 13 कॉस पी माइनस क्यू की वैल्यू दी है, ठीक है, √3/2। तो आप कहोगे हमें पी माइनस क्यू पता है, √3/2 वैल्यू कब होती है? आप कहोगे √3/2 जो वैल्यू होती है वो कॉस की वैल्यू होती है 30 डिग्री पे, तो ये 30 डिग्री हो गया। कॉस पी प्लस क्यू 1/2 दिया हुआ है, तो आप कहोगे पी प्लस क्यू जो होता है मेरे पास, ये तो भैया सीधे सीधे हो गया 60 डिग्री है। यहां से मैं सॉल्व करने जा रहा हूं कुछ, और P की वैल्यू मुझे आ जाएगी 45 डिग्री। दोनों को जोड़ा, 2P बना 90, P की वैल्यू 45, दोनों को घटाया 30 बना, आधा किया 15 डिग्री। Q की वैल्यू कितनी आ गई? 15 डिग्री। अब जो आपसे पूछा गया है देखते हैं, साइन स्क्वायर P यानी साइन स्क्वायर 45 1/2 इंटू टेन पी, टेन पी का मतलब 1, टेन 45 क्या होता है 1, कॉस 2Q, 2 की वैल्यू 30 डिग्री है, तो कॉस 30 हो गया आपका √3/2। अब √3 वाला टर्म एक ही ऑप्शन में है तो वही करेक्ट होगा, डी के अलावा कुछ करेक्ट हो नहीं सकता है, ठीक है। कॉस कॉट 2Q, कॉट 2Q, लेकिन ये गलत जजमेंट है, क्योंकि कॉस के साथ क्या आ रहा है ये भी मैटर करता है ना। सिर्फ कॉस देख के √3 नहीं लगा सकते हो आप, ये सिर्फ धोखा था आपके लिए, क्योंकि कॉट भी तो है, वो √3 को कैंसिल कर देगा या मल्टीप्लाई होके वो कर देगा। तो जो कॉट 30 है ये 1/√3 होता है, √3 होता है, √3 होता है। तो आपकी जो वैल्यू बन रही है बेसिकली वो 2 बन रही है। दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, इट्स 2 नॉट 1 + √3/2। 2 इज आंसर, बिकॉज ये रूट कैंसिल हो जाएगा। एग्जैक्टली वो एलिमिनेट हो गया क्योंकि √3 से मल्टीप्लाई हो गया कॉट की वजह से, इसलिए आपको कोई फायदा नहीं हुआ। ओके, फाइन और नॉट फाइन, या एग्जैक्टली फाइन। 14वां सवाल देखिए, अल्फा और बीटा पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स हैं, tan 4 अल्फा माइनस बीटा 1 है, cos 2 अल्फा प्लस बीटा 1/2 है। तो आपको बताना है 3 अल्फा प्लस 3 बीटा की वैल्यू क्या होगी। जाहिर सी बात है मुझे किसी भी तरह से अल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए, तभी हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे कि भाई साइन 3 अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो आप कहोगे देखो जब ये वैल्यू 1 के बराबर है, जब tan के अंदर जो एंगल है वो अगर 1 के बराबर होता है, इसका मतलब है 4 अल्फा माइनस बीटा क्या है? 45 डिग्री है, राइट, तब होता है। दूसरा केस जो है cos 1/2 कब होता है? जब इसके अंदर जो एंगल हो वो 30 डिग्री हो, तब ऐसा हो जाएगा, या 60 डिग्री, 60 डिग्री पे ऐसा होता है, ठीक है। अब आप कहोगे मुझे किसी भी प्रकार से यहाँ अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा, तो इन दोनों को जोड़ दो अगर आप, तो आप कहोगे 6 अल्फा बनेगा, और 6 अल्फा की वैल्यू आपकी क्या है जरा बताएं। तो आप कहोगे 6 अल्फा की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो भैया मेरे पास 105 डिग्री आ जाएगा। आया कि नहीं आया? यस। तो यहां से मुझे 6 अल्फा की वैल्यू मिलती हुई दिख रही है। अब मुझे बीटा चाहिए, तो बीटा के लिए मैं 2 अल्फा निकाल लूं तो बीटा निकल सकता है। तो आप कहोगे यहां से 2 अल्फा निकाल लो, 3 से डिवाइड कर देते हैं,
तो 3 से डिवाइड किया तो 35 डिग्री आ जाएगा। यहाँ अगर आप 35 रखते हो तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ 35 रखा हमने, 2 अल्फा की वैल्यू 3 से डिवाइड किया 35 है ना, 35 रखो 25 आ गया, तो बीटा की बिकेम 25 डिग्री। अब 2 अल्फा पता है, बीटा पता है, तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें अल्फा भी पता है, हमें बीटा भी पता है, उसका 3 गुना करना है हमको। यहाँ पर अल्फा क्या है हमारा 17.5 डिग्री, यहाँ रख दो, साइन ऑफ 3 इंटू 17.5 जो कि अल्फा है, और बीटा हमारा 25, 25 17 होता है 42.5, तो ये हो गया साइन ऑफ 3 इंटू 42, 3 इंटू 42 कितना होगा आपका 126, 127.5 हो गया। बट आप कहोगे ऐसा तो कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ, तो आप कहोगे कोई बात नहीं, किसी और फॉर्मेट में दिया होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये साइन 90 प्लस 37.5 डिग्री, और साइन 90 प्लस थीटा हमारा होता है कॉस थीटा, तो ये वैल्यू है कॉस ऑफ 37.5 डिग्री। ठीक है, किसी की समस्या के पहले किसी और से पढ़ा है, उसका नोट्स हमारे पास है, तो क्या आपका नोट्स बनाओ। अब यार ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि किसका नोट्स तुम्हारे पास है, कैसा है वो, मुझे क्या पता। ठीक है, तो आप देखो। ये तो आपको देखना पड़ेगा, मैं कैसे बता दूँ। हाँ जी, हाउ कैन आई टेल यू अबाउट दिस, जो नया लगे वो बना लो नोट्स। ओके, ठीक है, कॉस 37.5 हो गया, समझ में आया सभी को। ए ऑप्शन। ये बताओ क्या है इसका आंसर, क्या है इसका आंसर, क्या है। यहां एक डिग्री का सिंबल होना चाहिए, क्योंकि बिना डिग्री के आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो 990 डिग्री जो आपको यहां पर दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, तो 990 में आप कहोगे हम 720 तो हटा सकते हैं सीधा, और 720 अगर आपने हटा दिया तो ये वैल्यू है 270 डिग्री। तो आपकी वैल्यू बेसिकली क्या है मेरे पास, साइन 270 प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा। इसका क्वाड्रेंट क्या है, फोर्थ, 270 के ऊपर फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका, निगेटिव होता है, क्योंकि सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन निगेटिव होता है। साइन निगेटिव है और 270 है, 90 का ऑड मल्टीपल है, तो ये कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन का कॉस बनेगा, और कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है, शून्य। आंसर क्या हो गया, डी, डी 0। अल्फा माइनस बीटा करने पे 45 कैसे आया, 45 कहाँ आया, अल्फा माइनस बीटा किसने किया पिछले सवाल में, है बीटा 7.5 होगा, कैसे। 35 ये वैल्यू जो है ना बेटा, इसमें 25 जोड़ने पे ही 60 होता है, समझे कि नहीं। 35 है ना 2 अल्फा की वैल्यू, तो 2 अल्फा 35 है, तो 35 में क्या जोड़ने से 60 आएगा, 15, नहीं 25, सही तो है, सब सही है। थीटा 0 से 90 के अंदर कैसे हुआ, देखो बेटा समझो मेरी बात, थीटा क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता है, समझे। थीटा 0 से 90 के बीच में है कि नहीं है, हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि थीटा जो है एक वेरिएबल है। हम 270 के बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है बहुत बढ़िया है, मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, सवाल तुम्हारा अच्छा है, तुम्हारा डाउट भी क्लियर करता हूं। जैसे ये कह रहे हैं कि ये जो थीटा है, ये आपको कैसे मालूम कि 0 से 90 के बीच में, कोई जरूरी थोड़ा ना कि ये चौथा क्वाड्रेंट हो, क्या पता थीटा 120 डिग्री हो, तो हम फिर से पहले क्वाड्रेंट में पहुंच जाएं, वैल्यू तो हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि तो बाद में दम है। लेकिन मैं दिखाता हूं कि इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो
आपने कहा कि मान लिया मैं एक एंगल ले रहा हूं और वो एंगल है कॉस ऑफ 405 डिग्री। बहुत ध्यान से देखना इसको, क्या है एंगल? कॉस ऑफ 405 डिग्री। दिमाग में जैसे सोच के चलो। और इसको अगर मैं ऐसे लिखूं लेटर से कि मैं लिख रहा हूं कॉस ऑफ 270 प्लस 100, कितना होगा ये? 135 डिग्री। ऐसा होगा, ऐसा होगा। अब बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं आपके सामने ऐसे लिखूं कि कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा है और मैं आपसे थीटा छुपा लूं, थीटा हमारा 135 है, थीटा मैं आपसे छुपा के रखा है, मैंने आपको बताया नहीं कि थीटा जो है क्या है, मैंने ऐसे छुपा लिया इसको ऐसे, और मैंने कहा इसको सॉल्व करो, बस यही बोला तुमको। तो जब थीटा का तुम्हें क्वाड्रेंट पता ही नहीं है, नहीं पता तुमको, तो तुम 270 प्लस थीटा को फोर्थ क्वाड्रेंट में मान के सॉल्व करो। तो कॉस अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कॉस पॉजिटिव होता है, और 19/3 है तो साइन में कन्वर्ट होगा, तो आप कहोगे साइन थीटा है। आप जरा ध्यान से समझते हैं इस मसले को। आपने अब कहा कि थीटा हमारा 135 है, तो रख लो 135। अब साइन 135 उस मामले को एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि पूरा साइक्लिक मसला है। थीटा अगर 90 से बड़ा भी है तो साइन 135 क्या है, अपने आप कहां पहुंच गया? साइन 135 आप जब निकाल रहे हो तो आपने जो एजम्पशन लिया 270 के आगे, आप 135 डिग्री आगे जाके साइन की वैल्यू निकालोगे, तो वो इस मामले को एडजस्ट कर लेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझे कि नहीं? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। यहां जो बात हो रही है आपकी, साइन था, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें कि ये थीटा पता है कि नहीं पता है। अभी ये वेरिएबल थीटा है, थीटा की कोई वैल्यू आपको नहीं मालूम है कि क्या है। अगर वैल्यू पता होती तब तो हम देख लेते कि किस क्वाड्रेंट में एग्जैक्टली है। तो 270 प्लस थीटा को आप फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल मान के चलो और वैल्यू लिख लो। उसके बाद थीटा अगर बड़ा भी होगा तो वो मामला एडजस्ट कर लेगा अपने आप। समझ रहे हो? उसकी आप टेंशन ना लो। अरे भाई कैसे गलत है ये वैल्यू बताओ, पिटाई कर दूंगा अभी मैं तुमको। साइन 270 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर, माइनस कॉस थीटा के बराबर होगा, कट जाएगा। क्वेश्चन में 90 देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। अब समझ गया मैं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मैं समझाता हूं तुमको, फिर से देखो मेरी बात, सुनो ध्यान से। मैं आपको एक एंगल दे रहा हूं कॉस ऑफ 400 या लेट से एज्यूम 495 डिग्री। बहुत ध्यान से देखना इसको। मैंने आपको दिया कॉस 495 डिग्री है, और मान लिया मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं कॉस ऑफ 270 प्लस 225 डिग्री, मैं ऐसे लिख रहा हूं। ये थीटा क्या है, कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं थोड़ी देर के लिए इसको छुपा लूंगा, इसको मैं थीटा बोल दूंगा, और फिर मैं कहूंगा अगर मैं 270 प्लस थीटा लिख रहा हूं, कॉस की बात कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो क्या ये साइन में कन्वर्ट होगा? यस, 19/3 साइन में कन्वर्ट होगा। लेकिन क्या रहेगा, अगर आप इसको फोर्थ क्वाड्रेंट मान के चल रहे हो तो आप कहोगे कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, और कॉस पॉजिटिव रहेगा, साइन पॉजिटिव रखो। फिर आप कहोगे इसके अंदर क्या आएगा, 225। अब साइन 225 को देखते हैं। साइन 225 खुद कहां पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। आपका आंसर क्या आया, -1/√2। आंसर पॉजिटिव नहीं हो गया ऐसे लिखने से, वो बाद में जो एंगल है ना थीटा वाला, वो पहुंचा देगा तुमको जहां जाना है। तो आपको पता है कि cos 495 डिग्री नेगेटिव होगा। अगर आप ध्यान से देखो कहां है ये, किस क्वाड्रेंट में, तो 360 135 सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है ये बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन इसको जब आपने यहां ऐसे लिखा कि भाई मैं इसको फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल मान रहा हूं और मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में जानता हूं कॉस पॉजिटिव होता है, तो मैं पॉजिटिव साइन लगाऊंगा इसका। लेकिन इससे ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो गई,
वो बाद में साइन 225 इसको एडजस्ट कर देगा, -1/√2 आपको आंसर मिल जाएगा। तो जब आप यहां पर इस सवाल को कर रहे हो ऐसे कि साइन 270 प्लस थीटा लिख रहे हो, थीटा तुमको मालूम नहीं है कि इस क्वाड्रेंट में, कोई बात नहीं, आप इसको फोर्थ क्वाड्रेंट एज्यूम करके इसको लिख दो, वो बाद में अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, थीटा कुछ भी हो, समझे कि नहीं। अब जब यहां माइनस कॉस थीटा, यहां कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया तो वैल्यू 0 हो गई। आपको कोई भी शक है तो आप थीटा की वैल्यू रख के देखो, कोई भी रखो वैल्यू, जो मना है तुम्हें रखो, तुम 135 डिग्री रखो थीटा की वैल्यू और देखो वो एडजस्ट कर लेता है अपने आप को। क्वेश्चन में जो बाद का टर्म है उसका साइन बदल गया तो कैसे, अरे यार साइन बदलेगा अगर एंगल किसी और क्वाड्रेंट में होगा। अगर एंगल मान लिया यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल नहीं है, मैंने आपको दिखाया, तो अपने आप वो साइन बदल के उसको सही कर देगा, इससे गलत नहीं हो गया टर्म। साइन 225 की वैल्यू जो है वो सेम है जो तुम्हें चाहिए, ओके। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। जब आप 270 प्लस थीटा लिख रहे हो, 270 प्लस थीटा लिख रहे हो, तो थीटा जो भी हो, जिस भी क्वाड्रेंट में हो, फर्क नहीं पड़ता। 270 के बाद आपका जो प्रोसेस है वो ये मान के पहले एज्यूम करो कि हाँ ठीक है फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, 0 से 90 वाला एंगल है, मान के चल रहे हैं हम, उसके हिसाब से आप अपनी वैल्यू लिख दो। अब वो जो वैल्यू बनेगी थीटा जैसे ही डालोगे अपने आप को सही कर लेगा, कहेगा गलत थे तुम, लो 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 लो, ये वैल्यू है, वो करेक्ट कर देगा अपने आप। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए आप परेशान ना हो कि ये थीटा के बगैर पता हुए हम ऐसा नहीं लिख सकते, हम लिख सकते हैं। क्योंकि थीटा अगर, ध्यान से समझना, थीटा अगर 0 से 90 के बीच में होगा तो ओवरऑल वैल्यू निगेटिव आएगी, और थीटा अगर 90 से 180 होगा तो ये वैल्यू निगेटिव आके अपने आप इसको पॉजिटिव कर देगा। लेकिन जब ये निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करेगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, नेट 0 ही रहेगा। देखो ध्यान से, आपको ये डाउट है ना कि जब ये थीटा यहां पर निगेटिव हो जाएगा अगर कॉस की वैल्यू, तो ये तो 0 नहीं बनेगा। नहीं नहीं, जब कॉस थीटा निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव बनेगा और ये निगेटिव होकर 0 हो जाएगा। अरे यार कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 0 ही होगा, कुछ भी कर लो, थीटा तुम कुछ भी रख लो, थीटा तो वेरिएबल है ना इसमें, तो जब वेरिएबल एक्सप्रेशन में नेट 0 आ रहा है तो आंसर 0 ही आएगा, आप थीटा कुछ भी रख लो। चलो अगला सवाल देखो, सेक कोसेक, कोसेक कोसेक 75 प्लस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा माइनस ये अब देखो कोसेक और सेक के अंदर जब भी सम 90 होगा, क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। जैसे साइन कॉस चलता है वैसे सेक कोसेक चलता है। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब दोनों के बीच के एंगल्स का सम 90 होगा तो कोसेक सेक के बराबर होगा। तो यहां देखो 75 प्लस थीटा है, यहाँ 15 माइनस थीटा, इनका सम क्या 90 आया, तो ये बराबर है, आपस में कट गए। ऐसे tan और cot होता है, जब tan और cot के अंदर जो एंगल्स है इनका सम 90 हो तो ये वैल्यू भी बराबर होती है। तो क्या कटेगा, नहीं, ये कटेगा नहीं, tan cot तो आप हो गए बराबर हो गए, इनके मान बराबर हो गए। लेकिन यहां माइनस का साइन है इसलिए ये कट जाएगा, अगर ये माइनस नहीं होता तो कटता नहीं, एक माइनस एक प्लस है, दोनों बराबर है, कट गए, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0। ओके, 0। आगे बढ़ो, आप नहीं बढ़े तो क्या कर लोगे अजय बाबू, तुम वही हो ना, एक दिन तुमको डांटा मैंने, सुधरे नहीं हो तुम अभी, आदेश मत दो, बात नहीं मानेंगे तुम्हारी हम। ओके, Arjuna batch 1 and 2 will be my longest ever batches। इसके बाद इतना बड़ा बैच मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, और उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप लोग भी हो, ठीक है, क्योंकि 90% जनता को चीज़ें ठीक से पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है। तो जब जिसको सुधारने के पीछे पड़ा उसको सुधारना ही नहीं है तो हमको क्यों मेहनत करनी इतनी। तो मैंने तो टीम को बोल दिया है कि अर्जुना बैच 1 और 2 इसको जितना डिटेल में पढ़ाता हूं मैं उतना डिटेल में पढ़ाऊंगा,
इसके बाद कोई भी बैच में इतना डिटेल में नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है। ओके, लोगों को चाहिए ट्रिक, ट्रिक दे दो हमको, लटा दो हमको, जल्दी हमारा खत्म करो, आगे बढ़ो। ओके, ऑल राइट। हाँ जी, चलो। साइन 90 प्लस ए अपॉन कोसेक 270 माइनस ए, कॉस 270 प्लस ए, सेक 660 माइनस ए। आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमको, ठीक है। तो अगर आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो बहुत ध्यान से इसको देखिए ये कैसे होगा। अब यहां कोसेक में 270 माइनस ए है यार, यहां साइन में 90 प्लस है, तो साइन 90 प्लस है तो हमको पता है कि ये हम कॉस ए लिख सकते हैं सीधा। कॉस 270 प्लस ए में जाओगे तो आप कहोगे फोर्थ क्वाड्रेंट है, 90 इंटू 3 है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो ये वैल्यू साइन ही हो गई। 90 इंटू 3 है तो साइन में कन्वर्ट होगा, और अगर ये साइन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, अगर ये साइन में कन्वर्ट होगा तो फिर हमें क्या करना है, लिख देना साइन उठा के, साइन तो पॉजिटिव ही होता है यहां पर। कोसेक 270 माइनस ए की बात करेंगे तो यार ये जो वैल्यू है 90 इंटू 3 तो सेक में तो कन्वर्ट होगा, पर थोड़ा साइन के बारे में सोचते हैं। ये एक तरह से थर्ड क्वाड्रेंट है 270 माइनस, और अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है तो कोसेक भी आपका नेगेटिव होगा, साइन नेगेटिव तो कोसेक नेगेटिव, तो ये माइनस सेक ए बनेगा। यहाँ साइन है, ये 663 है, 630 को अगर आपको सोचना है तो आप 360 घटा दो तो इस 270 माइनस ए बनेगा। और अगर ये 270 माइनस ए बनेगा, बहुत ध्यान से देखना, अगर ये वैल्यू आपकी 270 माइनस ए है, अगर ये वैल्यू आपकी 270 माइनस ए है तो इसको बहुत इत्मीनान और ध्यान से देखिएगा 270 माइनस ए को। तो 270 माइनस ए को हम सेक के साथ देखेंगे तो हम कहेंगे ये कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक है तो ये वैल्यू बनेगी कोसेक, पहली बात। साइन क्या होगा, आपको थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कॉस सब नेगेटिव होता है तो ये माइनस बनेगा, कोसेक, वैल्यू हुई सही। सेक का उल्टा करोगे तो ये बनेगा माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या है माइनस साइन स्क्वायर ए, यहां पर हो गया आपकी वैल्यू माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये वैल्यू क्या होगी -1। आंसर क्या है, सी, ठीक है, आंसर क्या है, सी। ओके, तो सवाल अच्छा है क्योंकि इसमें जो कन्वर्जन है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा वरना आपकी वैल्यू नहीं आएगी। बट इस सवाल को हम वैल्यू रख के भी कर सकते हैं, इतना मेहनत से बच सकते हैं, अगर हम वैल्यूज को रखेंगे तो भी हमारा उत्तर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सतर्क रह के आपको वैल्यूज को रखना पड़ेगा। जैसे आप कहोगे ए को 0 रख देते हैं, ए को 0 नहीं रख सकते वैसे आप, ठीक है, ए को 0 रखोगे तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि ये कॉस में 90 का ऑड मल्टीपल बनेगा 970, याद है 630 क्या है 90 का ऑड मल्टीपल है, और अगर 90 का ऑड मल्टीपल हुआ तो 0 होता है, सेक उल्टा 0 का हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर, तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, -1 आएगी। अच्छा सवाल है ये, वैल्यू डालोगे भी तो बहुत खास एडवांटेज आपको होना नहीं है, मतलब उतना ही टाइम लग जाएगा आपको, सारे प्लस माइनस साइन वगैरह सब कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आएगा नहीं, आपको प्लस माइनस वगैरह सब कुछ देखना पड़ेगा। एक लड़का कह रहा है क्वेश्चन करने का टाइम लीजिए, नहीं देखो क्वेश्चन आपको घर से करके आने हैं, एक बार कोशिश करके आना है, क्लास में क्वेश्चन करने का टाइम आपको नहीं मिलेगा। बीच बीच में शायद कभी कहूँ कि चलो ये सवाल करो, आप सवालों को घर से ट्राई करके आएंगे, ठीक है। ओके, तो ये एंगल में जो किस क्वाड्रेंट में है कैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको वो पता है तो फिर एंगल रखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, एंगल रखने की आवश्यकता नहीं है, आप इस क्वेश्चन को सीधा ऐसे ही कर सकते हैं। 18वां सवाल देखिए, कह रहा है जो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं वो 4x + 5 इतना है, तो बताओ x की वैल्यू क्या है। इस सवाल का ट्रिग्नोमेट्री से कोई लेना देना नहीं है, ये ज्योमेट्री का सवाल है। बट जब हाइट्स एंड डिस्टेंसेस आप पढ़ोगे तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नाम के शब्द का इस्तेमाल होगा, ठीक है, इसका इस्तेमाल होगा। तो हम एक काम करते हैं, ओके,
हम पहले समझ लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, क्योंकि हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में इसका इस्तेमाल हो सकता है। ए 90 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, आ जाते हैं, जो आप कहोगे आपकी बात मान लेते हैं। जब ए को तुम 90 रखोगे तो ये 0 होगा, और इसको भी ध्यान से देखो, ये वैल्यू कोसेक, कोसेक 180 क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? कोसेक 180 अनडिफाइंड होता है, बता चुका हूं आपको ये। जहां जहां साइन 0 वहां कोसेक अनडिफाइंड। डिनोमिनेटर जब तुम्हारा अनडिफाइंड हो गया, जब डिनोमिनेटर तुम्हारा अनडिफाइंड हो गया तो न्यूमरेटर 0 हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपका एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो गया। तो ऐसे काम मत करो, गलत सलत काम मत करो, ठीक है। डोंट सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइक दिस, क्या न्यूमरेटर 0 हो गया, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ऐसे थोड़ा ना होता है। डिनोमिनेटर अनडिफाइंड हो गया आपका, कोसेक 270 क्या है, कोसेक 180 अनडिफाइंड है, ठीक है। तो यू कांट गो लाइक दैट, दोनों देखना पड़ता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो आ जाओ इधर और हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। लिख रहा हूं मैं यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? 4x प्लस 5 डिग्री प्लस 2x प्लस 7, और ये वैल्यू क्या है 90 डिग्री। ये हो गया 6x प्लस 12 बराबर 90 डिग्री। तो 6x की वैल्यू आपकी क्या हो गई 78 डिग्री, x की वैल्यू क्या होगी 13 डिग्री। तो ये ध्यान रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कोटि पूरक कोण बोलते हैं इसको हिंदी में, कोटि पूरक। क्या बोलते हैं? कोटि पूरक। और एक होता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, लिख रहा हूं यहां पर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स आपके क्या होते हैं? संपूरक कोण। इसमें क्या होता है कि दो एंगल्स है, मान लिया ए और बी, तो उसका सम 180 डिग्री होता है, तो ऐसा होता है, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में ये शब्द यूज हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, समझ में आया कि नहीं? ओके। ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। देखो अगला सवाल इसी पे बेस्ड है, इसलिए पता होना जरूरी था आपको। तो बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इस तरह से ये शब्द यूज हो सकता है आपके ट्रिग्नोमेट्री में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब है इनका सम 90 है, इनका सम क्या है 90 है। साइन ए और यहाँ कॉस बी है, ये सम जब 90 होता है कभी भी, साइन के अंदर जो एंगल हो कॉस के अंदर जो एंगल हो, दोनों बराबर होते हैं आपस में। तो मैं ऐसे इसको लिख सकता हूं कि भाई ये वैल्यू मेरी साइन स्क्वायर ए है। और देखो जब ये b हमारा 90 माइनस ए के बराबर है, क्योंकि दोनों का सम 90 है, तो 90 माइनस ए आप रख सकते हो कि b की वैल्यू 90 माइनस ए है। तो b अगर मेरा 90 माइनस ए तो साइन स्क्वायर ए हो गया, और यहाँ 90 माइनस ए है तो ये कोसेक ए बनेगा, और कोसेक ए 1 अपॉन साइन ए होता है तो कट जाएगा, ये 1 बनेगा। ये वैल्यू क्या होगी सेक 90 माइनस ए कोसेक ए, कोसेक के नीचे है साइन ए, कट गया। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए होता है, और ये वैल्यू आपकी कॉस ए के बराबर हो गई। आपका आंसर क्या है? बी। बी, ठीक है, अच्छा सवाल है। इट्स कॉस ए, बी ऑप्शन, इट्स कॉस ए, साइन ए नहीं कॉस ए। मेजर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, यहां दो सप्लीमेंट्री एंगल्स दिए हैं, उनका मेजर दिया हुआ है, आपको एक्स बताना है। सप्लीमेंट्री एंगल्स मैंने आपको भी बताया कि संपूरक कोण जो होते हैं उनका सम 180 होता है। तो आपकी वैल्यू है 3x प्लस 15 प्लस 2x प्लस 5, इसकी वैल्यू कितनी है मेरी? ये है 180। यहां पर हो गया आपका 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर मैं लिख रहा हूं 5x की वैल्यू 160 डिग्री है, और x की वैल्यू मैं लिखूंगा 32 डिग्री है। सी ऑप्शन, ठीक है। ये जानना जरूरी है क्योंकि ये टर्म भी आपका यूज हो सकता है, ठीक है, कि ऐसे बोलेगा ए और बी एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो 180 माइनस करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक ट्राइंगल है, इसमें एक एंगल इतना है,
दूसरा एंगल इतना है, तो आपको तीसरा एंगल बताना है रेडियन में कितना होगा, है ना, रेडियन में। तो सबसे पहला काम आप ये करो कि 11 पाई बाई 18 को डिग्री में कन्वर्ट कर लो। तो ये हो गया 11 इंटू 180 डिग्री बाई 18, काट दो, ये हो गया आपका 110 डिग्री, हो गया। अब 110 डिग्री और 50 डिग्री का अंतर पूछा गया है, तो ये होगा 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब होता है पाई बाई 3, 180/3 60 होता है, पाई बाई 3। बट ये नहीं निकालना है, सॉरी, ये निकालना ही नहीं है आपको, आपको निकालना है थर्ड एंगल। तो एक एंगल 50 है, लिख रहा हूं यहां पर, एक एंगल आपका 50 है और एक एंगल 110 है, तो 60 हो गया, ये 20 बनेगा। 110 50 170, सॉरी ये 10 बनेगा। अगर ये वैल्यू मेरी 10 डिग्री बनी, 10 डिग्री, तो 10 डिग्री का मतलब हो गया पाई बाई 18। नहीं, एक मिनट, ये 20 ही है, सॉरी सॉरी, तो ये 20 होगा, तो ये पाई बाई 9 ही होगा, बी ऑप्शन, बी करेक्ट। थर्ड एंगल निकालना था, तो पाई बाई 9 हो गया। तो एक बार डिग्री में निकाल लो और डिग्री को फिर कन्वर्ट कर दो। डिग्री को, जो 20 डिग्री आया, इसको पाई में कन्वर्ट करना, तो क्या करना होता है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया तो ये पाई बाई 9 होगा। ठीक है, यू गॉट द आंसर। रेडियन सिलेबस में है, कैसी बातें कर रहे हो यार तुम लोग, रेडियन भी सिलेबस में नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। पाई एंगल जब पाई फॉर्म में लिखते हो, सिलेबस का मतलब नहीं है, ये तो बेसिक चीज है यार। एसएससी में सवाल आया है कि 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर है, पुराना, बहुत पुराने समय आ चुका है सवाल। ओके, कितने इजी क्वेश्चन ट्रिगो के होंगे क्या एग्जाम में, एग्जाम में क्या होगा मुझे नहीं पता है, आपको जब पता चलेगा तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। वी कैन जस्ट बिल्ड द कॉन्सेप्ट्स, वी कांट डू एनीथिंग एल्स। एग्जाम में एग्जैक्टली क्या आएगा वो मुझे कैसे पता चलेगा, हाँ बोलो, नहीं पता मुझे। ए बी सी आपके 3 एंगल्स दिए हैं, आपको इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। साइन बी प्लस सी, कॉस ए प्लस सी, टैन ए प्लस बी, माइनस ए बी सी, टैन में दिया हुआ है, इनमें से क्या करेक्ट है आपको बताना है। तो देखो यहाँ साइन जो बी प्लस सी है, अगर तीनों ट्राइंगल के एंगल्स हैं तो मैं इसको 180 माइनस ए लिख सकता हूँ। बी प्लस सी 180 माइनस ए हो गया, ए प्लस सी क्या हो गया 180 माइनस बी हो गया, और ए प्लस बी यहाँ भी क्या हो गया 180 माइनस सी हो गया। साइन 180 माइनस से सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, और जब 180 होता है तो 90 इंटू 2 है, इवन मल्टीपल है, साइन साइन ही रहेगा, तो ये साइन ए बनेगा, तो ये वैल्यू साइन ए के बराबर हो गई। साइन बी प्लस सी बिकेम इक्वल टू साइन ए, तो ये साइन ए से कट गया, कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, साइन माइनस साइन ए। कॉस ए प्लस सी 180 माइनस बी होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस बी बनेगा, कट जाएगा। tan ए प्लस बी 180 माइनस सी, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, 180 है तो tan tan ही रहेगा, ये दोनों कोई कट गए। आंसर क्या आ गया, नन ऑफ दिस, शून्य आएगा इसका उत्तर, और शून्य ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज है। ओके, रेडियन को सब जगह से हटा दिया सर, किसने हटा दिया रेडियन को। ऐसा मत करो कि आप रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन भी ना ध्यान रखो, सिलेबस कभी डिटेल्ड में लिखा ही नहीं जाता है, सिलेबस हमेशा एम्बिगुअस होता है। इतना डिटेल में सिलेबस नहीं है कि आपका सिर्फ डिग्री मेजर ही पूछेंगे, वो रेडियन में आपसे वैल्यू नहीं पूछ सकते, नहीं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री न्यू सिलेबस में नहीं है क्या, आपने पिछला सिलेबस देखा लास्ट ईयर का, उसमें कहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का शब्द लिखा हुआ था ठीक है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक शब्द लिखा हुआ है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज नथिंग बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो आप लोग जल्दी में कोई काम ना करें, कोऑर्डिनेट पढ़ना ही नहीं, अब तो आएगा ही नहीं। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, हाउ डू यू मेक ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन,
A linear equation is nothing but a line in coordinate geometry. समझे? It is there in the syllabus. It's not out of syllabus. और लास्ट ईयर भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का शब्द नहीं लिखा था सिलेबस में, जाके देखिएगा, ठीक है। एबीसी ट्राइंगल के एंगल्स हैं तो बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट रिलेशनशिप है। तो जैसे ही आप कहोगे यहां पर सब जगह ए प्लस बी टाइप का कुछ दिख रहा है, ए प्लस बी प्लस सी देखो 90 है और 180 है, 180 है। तो अगर हम ऐसा कुछ बोलें कि ए प्लस बी बाई 2 है मेरे पास, ए प्लस बी बाई 2 क्या हो जाएगा 90 माइनस सी बाई 2, मतलब इस तरह की एक साइक्लिक रिलेशनशिप मिल गई मुझे। तो जहां ए प्लस बी बाई 2 लिखा है वहां पर आप 90 माइनस सी बाई 2 लिखो। अब कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो ये करेक्ट है। करेक्ट मुझे लगाना ही नहीं, मुझे देखना है इनकरेक्ट कौन सा है, मुझे देखना है इनकरेक्ट कौन सा है। टेन को काटे कैसे, क्योंकि वो माइनस टेन सी हो गया बेटा, इसलिए काट दिए। साइन ए बाई 2 कॉस बी प्लस सी बाई 2, कॉस बी 90 माइनस सी बाई 2। सिलेबस वगैरह यूट्यूबर से देख के मत समझना, बर्बाद कर देंगे तुमको। यूट्यूबर ने कह दिया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं है, ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हटा दिया है, क्योंकि उनको पता नहीं कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो यूट्यूबर सिलेबस बताएंगे तुम्हें बर्बाद कर देंगे, उनसे मत सुनना, ठीक है। इधर ही रहो। 90 माइनस सी बाई 2, ये यार ये ऑप्शन लगाना है आपको, जो गलत है वही लगाना है। 90 माइनस सी बाई 2 10 में कॉट बनेगा, यहाँ कॉस लिखा हुआ है तो ये गलत है, ओके। सेक ए प्लस बी बाई 2 90 माइनस सी बाई 2 है, कोसेक सी बाई 2 करेक्ट है। ये क्या है 90 माइनस सी बाई 2 साइन ए बाई 2 करेक्ट है। तो ये तीन वैल्यूज करेक्ट है, यही इनकरेक्ट है सी ऑप्शन, जहां tan को cos में कन्वर्ट होकर लिखा गया, ओके। एबीसीडी एंगल्स हैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। अब आपको पता होना चाहिए चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। तो ज्योमेट्री को ट्रिग्नोमेट्री के साथ बढ़िया मिक्स किया जा सकता है, इसलिए सवाल आपको दिखा। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, बस ज्यादा डिटेल में इसके नहीं जाना है। बस एंगल्स रिलेशनशिप के लिए वो आपको कोई डायग्राम, जैसे ट्राइंगल बोलते हैं ना, ट्राइंगल इसलिए बोलते हैं कि एंगल 180 हो जाता है। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात क्या होती है इसमें आपको समझना, छोटी सी बात है। ए बी सी डी है मान लिया, तो इसमें बस ये होता है कि अपोजिट जो एंगल्स हैं ये ए और सी, इनका जो सम है ये 180 होता है। ये क्या होते हैं सप्लीमेंट्री, संपूरक होते हैं। और जो बी है और डी है इसका सम क्या होगा, ये भी 180 हो जाएगा। तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं इसका सम 180 होता है। जैसे ए बी सी डी अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आपको पता है ए प्लस सी 180 है और बी प्लस डी 180 है। तो अगर आपसे बोला गया 180 माइनस ए, 180 माइनस ए करोगे तो ये सी के बराबर है। यहाँ 180 प्लस बी लिखा हुआ है तो उसको तो ऐसे ही लिख देंगे हम। तो कॉस जो है ये कॉस सी है। कॉस 180 प्लस बी थर्ड क्वाड्रेंट में गए, कॉस नेगेटिव होता है, और 180 है तो कॉस कॉस ही रहेगा, तो ये माइनस कॉस बी बन जाएगा। 180 प्लस सी की बात करोगे सेम चीज है, आप इसको बोलोगे कि ये माइनस कॉस सी है। साइन 90 प्लस डी क्या होता है ये वैल्यू, ये तो कॉस डी हो गया। और कॉस डी जब आप यहां लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे इसको। अब एक चीज समझते हैं बहुत ध्यान से, ये तो कट गया कॉस सी और कॉस सी माइनस में। अब मेरे पास है कॉस डी माइनस में और कॉस बी माइनस में, और आप कह रहे हो बी और डी का सम 180 है। तो मेरे पास जो बचा उसको मैं बाहर निकालता हूं। मेरे पास है यहां माइनस ऑफ कॉस बी प्लस कॉस डी। इन दोनों का सम क्या है 180 है। जब इन दोनों का सम 180 है तो डी की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस बी। 180 माइनस बी सेकेंड क्वाड्रेंट है, कॉस 180 है तो चेंज नहीं होगा, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है तो माइनस कॉस बी हुआ, और यहाँ कॉस बी ऑलरेडी है, एक साइन माइनस बाहर है, कोई बात नहीं, जीरो हो गया। आपका आंसर क्या हो गया 0। तो दैट आंसर इज गोइंग टू बी 0, बी ऑप्शन, ठीक है। चलता है, कोई दिक्कत। कॉस थीटा 3/5 है तो बताओ टाइम थीटा कितना होगा। आप कहोगे कॉस थीटा अगर 3/5 है तो यहाँ थीटा लिखते हैं 3/5, तो ये 4 होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है
3 4 5, वो 3 नंबर्स जो राइट एंगल बनाते हैं उनको पाइथागोरन ट्रिपल बोलते हैं। ठीक है, तो tan थीटा कितना हो गया आपका 4/3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये सवाल देखिए, साइन थीटा दिया हुआ है, थीटा कह रहा है 0 से π/2 के बीच में है, तो ये मान मुझे निकालना है। ठीक है, हो जाएगा। आपको साइन थीटा दिया तो tan थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जरा बनाओ ट्राइंगल। साइन थीटा की वैल्यू 1/√10 दिया हुआ है, तो ये वैल्यू क्या होगी, पाइथागोरस लगाओ, तो आप कहोगे √10 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये हो गया आपका 9। 10 माइनस 1 9 हो गया, और 9 का स्क्वायर रूट लोगे फिर आप, तो ये वैल्यू आएगी 3। ऐसे भी देख लो, 3 3 का 9 1 10 बनता है। तो tan थीटा की जो वैल्यू हुई ना वो 1/3 हो गई। tan थीटा क्या हो गया, 1/3 हो गया। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको जरा ध्यान से देखते हैं। ये एक्सप्रेशन है आपका 6 tan थीटा बटे, ये जो 1 माइनस tan थीटा नीचे लिखा है, अगर इसको आप नीचे उतारोगे, पावर में -1 है, नीचे उतरेगा ये, तो ये इंटू 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा। -1 नीचे उतरेगा तो ये इंटू 1 प्लस tan थीटा होगा। और 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा का जो प्रोडक्ट होता है वो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो आप कहोगे ये वैल्यू हो गई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या होगा आपका, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 6 इंटू tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा इज 1/9। तो ये हो गया 2/8/9, ये हो गया 18/9, नहीं 18/8, which is 9/4, which is 2.25 बी ऑप्शन। ठीक है, तो करना कुछ नहीं, ट्राइंगल बनाओ और ट्राइंगल बना के इसको सॉल्व कर लो। इस सवाल करेंगे कल, सवाल आसान है बट करेंगे कल, क्योंकि इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा सिखाना पड़ेगा कैसे इनफाइनाइट सीरीज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब बताओ तुम्हारे जीवन में क्या समस्या है। क्लास के क्वेश्चंस का डिस्कशन खत्म हो गया, तो वो बच्चे जा सकते हैं जिन्हें कोई बात नहीं करनी है आगे। कंटेंट खत्म, अब ऐसे ही कुछ बात करेंगे। अब बताओ तुम लोग क्या दिक्कत है, सिलेबस में कन्फ्यूज़न है आपको। देखिए सिलेबस बहुत एम्बिगुअस होता है हमेशा, क्योंकि एक लाइन में चीज़ें लिख दी जाती हैं, इन 1 लाइन। जैसे उन्होंने क्या लिखा है ट्रिग्नोमेट्री में, कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये लिखा है बस। तो ऐसी 3 और आइडेंटिटी हो गई, 2 और हो गई। किसका, tan और sec वाला, कोसेक और कॉट वाला। बट क्या मतलब है इसका, यही पूछ सकते हैं वो। सिर्फ ऐसा लिखा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लाइक दिस, सब आ गया उसमें। अब वो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पूछ सकते हैं और आपको आउट ऑफ सिलेबस आप इसको बोल ही नहीं सकते हो। समझे कि नहीं। तो सिलेबस जो है ना थोड़ा एम्बिगुअस है, हमेशा होता है, बहुत छोटा सिलेबस लिख देते हैं उठा के। और सिलेबस को समझने के लिए ना थोड़ा डेप्थ चाहिए। जैसे हम लोग लंबे टाइम से पढ़ा रहे हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ ये दायरा इनका यहाँ तक जा सकता है। लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो फिर तो आपको लगेगा कि हाँ हट गया है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट नहीं हटा है, कोऑर्डिनेट ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखा हुआ है तो है। सर्कल का सवाल आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि अगर ये मेंशन कर दिया कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो हाँ सर्कल का सवाल नहीं आएगा, देयर विल बी नो क्वेश्चन ऑफ सर्कल। बट ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपका कोऑर्डिनेट में एरिया वाला सवाल आ सकता है, ट्राइंगल, जो ट्राइंगल का एरिया होता है ना वो सवाल पूछ सकता है आपसे कि लीनियर इक्वेशन का 2 लीनियर इक्वेशंस दे दी आपको और बोलेगा इससे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया बताओ। ग्राफ का मतलब क्या है, और ग्राफ का मतलब यही है ना। तो एरिया बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके कोऑर्डिनेट में। तो कोऑर्डिनेट जो पढ़ाया है आपने उसको भूलना नहीं है, और जो याद है 10th का वो भी नहीं भूलना नहीं है, और जो जहाँ से पढ़ा है वो भी भूलना नहीं है आपको कि भूल गए, फाड़ के नोट्स फेंक दिया अपना, कोई पुराना नोट्स भी है तो।
कि कोऑर्डिनेट सिलेबस में नहीं है। ठीक है, 30 वीडियो का बैकलॉग है, कैसे क्लियर करें? 30 वीडियो का बैकलॉग है तो यार प्लान करके आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम बना लो और सॉल्व करो बैठ के, थोड़ा स्पीड में देखो, 2x वगैरह में हो जाएगा। ओके, चैट बॉक्स ऑफ हो जाता है क्लास के लास्ट में, तो आपने चैट बॉक्स कैसे किया? अभी अभी तो चैट किया तुमने, मस्त चल रहा है तुम्हारा, झूठ बोल रहे हो कि ऑफ हो जाता है? ठीक है, एग्जामो ऐप आईपैड पे सपोर्ट करता है? बिल्कुल भी नहीं, नो आईफोन सपोर्ट, नो आईपैड सपोर्ट, केवल एंड्रॉयड ऐप है हमारा भी। ठीक है, तो चलिए अभी चलता हूँ, और सबका मैंने सुन लिया, कई कमेंट का मैं रिस्पॉन्स नहीं दिया मैंने, वो सिर्फ सुन लिया है। ठीक है, उस पर एक्शन लूँगा मैं। हाँ जी, तो चलिए अपना ख्याल रखिए और मौज करिए, बाय, थैंक यू।